ओके, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही तरह से। रिस्पॉन्ड कीजिए ज़रा। जी सर, आ रही है, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मैं ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ प्रेजेंटेशन वॉइस ओवर आईपी की। लेट्स सी कि ये अब आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रेजेंटेशन है। कैन यू सी दैट? नो सर। कैन यू सी दिस प्रेजेंटेशन? आपको ये प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? सर फिलहाल तक तो नहीं आ रही, लोड हो रहा है कुछ। मेरे पास भी लोड हो रहा था, लेकिन अभी आ गई है। तो अब देखिए, एक मिनट में। अब देखिए, अब आपको आई है नज़र प्रेजेंटेशन? नहीं सर, अभी भी नहीं आई। अब देखिए, अभी भी नहीं आ रही। Okay, let me do something else very quickly. Just a second. अब देखिए, आपको आवाज़ आ रही है और तस्वीर नज़र आ रही है आईपी टेलीफोनी वॉइस ओवर आईपी की।
जी सर, अब प्रेजेंटेशन भी आ रही है और आवाज़ भी आ रही है। और प्रेजेंटेशन अभी नज़र आती है? देखें, मैं अभी इसको ऑन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखिए, प्रेजेंटेशन आपको नज़र आएगी सामने? सिर्फ फर्स्ट वाला स्लाइड शो नहीं है, लेकिन सारा वो नज़र आ रहा है, पावर पॉइंट। यानी कि अच्छा, सारे नज़र आ, ओके, दैट्स ओके। ये असल में रात को मैंने रिकॉर्ड भी की थी, वॉइस और वीडियो इसके साथ। ये वॉइस ओवर आईपी की प्रेजेंटेशन है जिसको हम बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 12 है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग का की बुक का, जिसके अंदर के हमारे पास ये जो कि रॉजर एल फ्रीमैन की बुक है, और ये पूरा चैप्टर ही वॉइस ओवर आईपी के बारे में। तो उसमें एक चीज़ तो हम सबसे पहले, मैंने बहुत अच्छी तरह डिटेल में सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं। ये मैं लोड भी हो रही है इस वक्त, इट इज़ टेकिंग बिट ऑफ टाइम, लेकिन अभी आपको वो अवेलेबल हो जाएगी। मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा, इस पर भी भेज दूंगा, टीम्स के ऊपर भी, तो दोनों तरफ से आप इसको लोड करके इसको देख सकते हैं। वॉइस ओवर आईपी। अब सबसे पहले तो हम इसके बारे में ज़रा ये डिस्कस कर लें कि ये क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी और किस चीज़ को ये रिप्लेस करती है। एज़ यू नो कि अभी तक हम जिस चीज़ को डिस्कस करते रहे हैं वो पीसीएम बेस्ड कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, जिसके अंदर आप मल्टीपल एनालॉग वॉइस चैनल्स को आप कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल फॉर्मेट के अंदर एक ख़ास तरीक़ेकार से, जिसके अंदर कि आप लीनियर क्वांटाइजेशन करते हैं और आप एंड के ऊपर आप एक 64 kbps का चैनल बनाने में कामयाब होते हैं। इस तरह के 30 चैनल्स इकट्ठे करें और 2 चैनल्स इकट्ठे और करें, एक फ्रेमिंग का और एक सिग्नलिंग का, तो आपके पास एक E1 का फॉर्मेट बन जाता है कि जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड है पीसीएम का। और अगर 24 इस तरह के चैनल्स आप इकट्ठे करें तो आपके पास अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड बन जाता है, जिसको DS1 कहते हैं। इसमें जो हमारी कम्युनिकेशन, जो नॉर्मल जो हमारी एक्सचेंजेस होती हैं, जो डिजिटल एक्सचेंजेस होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक स्विच होता है जो कि डिजिटल स्विच भी हो, लेकिन वो करता क्या है कि वो पूरे के पूरे सर्किट को स्विच कर देता है। यानी कि एक दफ़ा इनिशियली एक जो हमारी सिग्नलिंग सिस्टम है वो काम करती है, और वो सिग्नलिंग के कंप्लीट होने पे एक कॉल मेक हो जाती है और एक पर्टिकुलर रूट एलोकेट हो जाता है बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स। कॉलर ए और कॉल्ड पार्टी बी जो है उसके दरमियान में एक लिंक बन जाता है जिसके अंदर मीडिया चलता है। उसको हम मीडिया के नाम से या ट्रांसमिशन के नाम से पुकारते हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन इसको असल में ना समझने की ज़रूरत है कि दो चीज़ें हैं। जब भी टेलीफोनी होगी ना, उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक सिग्नलिंग होगी और एक ट्रांसमिशन होगी या मीडिया जिसको कहते हैं। सिग्नलिंग में सिंपली कुछ मैसेजेस ने जाना है, आना है, और उन्होंने इंफॉर्मेशन को एक सर्टेन जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। और हर एक जो कॉल मेक होती है उसमें उससे एसोसिएटेड देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मैसेजेस। जिस तरह के SS7 के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक पार्टी ए से पार्टी बी तक जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन उठा के वो नंबर डायल करता है, तो नंबर डायल करता है, सबसे पहले इनिशियल एड्रेस मैसेज आता है, तो दूसरी तरफ से पहले एक एड्रेस कंप्लीट मैसेज आता है, फिर उसके बाद आंसर मैसेज आता है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। इस तरीके से कॉल चलती रहती है। और जब एक तरफ से हैंग अप किया जाता है या ऑन हुक कर दिया जाता है फ़ोन को, तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो बीच में हमें एलोकेट हुए हैं, जिसमें SPs हैं,
STPs हैं, SCPs हैं, उन सब के जो लिंक्स हैं वो फारिग हो जाते हैं, वो आइडल हो जाते हैं, और आइडल होके वो किसी नए कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो काम उसके अंदर हो रहा था। अब उसमें होता है क्या है कि वो एक दफ़ा आपने एक सेटअप कर दिया एक लिंक, उसके बाद सिग्नलिंग का काम ख़त्म हो गया और सिर्फ ये काम कर रहा है आपका जो मीडिया काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब हम आईपी की बात करते हैं तो आईपी के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि वो लगातार एक पक्का या परमानेंट कनेक्शन नहीं बन जाता जो कि वॉइस की सूरत में बन रहा था, यानी कि स्विच कर दिया एक तरफ। फॉर एग्जांपल आपने एक लाइट के बल्ब को ऑन कर दिया, अब ऑन कर दिया, उसने अपनी सर्विस देनी शुरू कर दी, ठीक है, जिस वक्त आप ऑफ करेंगे तो वो ऑफ कर देगा। जबकि आईपी की सूरत में क्या होता है कि पूरी की पूरी सर्विस पैकेट्स में जा रही है। एक पैकेट है, उसके अंदर दो हिस्से हैं, एक ओवरहेड का पार्ट है और एक पेलोड का पार्ट है। पेलोड के अंदर वो इंफॉर्मेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह जानी है। नॉर्मली क्या होता है कि वो एक सर्वर से इंफॉर्मेशन आनी है और उसने लैंड करना है किसी क्लाइंट के पास, और किस बुनियाद पे उसने क्या रिक्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल उसने लिखा, क्लाइंट ने अपने ब्राउज़र के अंदर जाके, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोरर का ब्राउज़र है या क्रोम का ब्राउज़र है या पुराने जो होते थे नेविगेटर वगैरह होते थे, उनके अंदर उसकी जो एड्रेस बार के अंदर जाके लिख दिया www.yahoo.com और उसको एंटर कर दिया। अब क्या होगा कि एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर के वो DNS सर्वर के पास ये एड्रेस जाएगा, वो इसके अगेंस्ट एक जो नंबर्ड एड्रेस जो IP एड्रेस है वो बताएगा कि इसका एक्चुअल एड्रेस ये है, और फिर उसके बाद उस एड्रेस की तरफ राउटिंग हो जाएगी, और जो वहाँ पर और राउट हो के वहाँ तक एक इसकी रिक्वेस्ट पहुँचेगी। और रिक्वेस्ट क्या है कि जी मुझे अपना मेन पेज जो है वो ओपन कर दो। जब आप लिखते हैं www.yahoo.com, आप उसको बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना मेन पेज ऑन कर दो। आपने इतनी सी इंफॉर्मेशन उधर भेजी जो कि एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में थी, उसने वहाँ से उसके सर्वर ने, याहू के सर्वर ने पूरा का पूरा पेज जो है वो आपके सामने ओपन कर दिया, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब उसके अंदर से फर्दर आप उसके साथ जैसे भी कम्युनिकेट करेंगे वो आपके साथ करेगा। ये जो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है HTTP में, ठीक है। HTTP एक लेयर 5 का प्रोटोकॉल है। मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ, जिन लोगों ने DCCN नहीं पढ़ा, ये जितनी भी डाटा कम्युनिकेशन के सिस्टम्स होते हैं ये OSI मॉडल को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर के 7 लेयर्स होती हैं। बहुत सारे डाटा कम्युनिकेशन या पैकेट डाटा कम्युनिकेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें से एक TCP/IP भी है। TCP/IP वो प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट को चलाता है। अब ये इंटरनेट को चलाने वाला जो प्रोटोकॉल है ये उन बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में से एक है, लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि ये एक जनरल पर्पस प्रोटोकॉल है, किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं बनाया हुआ। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 6 की या सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7 की, ये दोनों भी पैकेट बेस्ड डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, लेकिन इनका काम जो है वो एक पर्टिकुलर काम है इनका, वो क्या है, टेलीफोनी की सिग्नलिंग को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। हम इसके ऊपर अपनी सिंपल डाटा को कहीं पर ट्रांसपोर्ट नहीं करते, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं सेंड करते, अपने फाइल्स को डाउनलोड नहीं करते, कोई और काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये टेलीफोनी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। ऑल्दो के इसके अंदर कुछ और फैसिलिटीज़ हम ऐड करते चले जाते हैं, जिसमें कि आप जैसे कि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, क्रेडिट कार्ड का ऑपरेशन इसके अंदर कर सकते हैं हम इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो एनहांस्ड 911 की फैसिलिटीज़ हैं, या वो हमारे यहाँ 1122 की जो फैसिलिटीज़ इसके अंदर हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। और उसको किस तरह से कर सकते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम 7 के ज़रिए कर सकते हैं।
लेकिन इसका असल मकसद जो है वो टेलीफोनी है बस। लेकिन जब टीसीपी आईपी की बात करते हैं तो वो एक जनरल पर्पस कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। उसके ज़रिए आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप फाइल्स को भेज सकते हैं, आप ईमेल्स को भेज सकते हैं, आप वॉइस को भेज सकते हैं। अब ये मैंने बात कर दी वॉइस की। वॉइस तो एक रेगुलर या रियल टाइम फिनोमेना। रियल टाइम फिनोमेना होने से क्या मुराद है कि इसमें जो आप एक वक्त में जो बात कर रहे हैं वो बात उस वो लम्हा और वो बात जो है वो गुजर गई। अब अगला लफ्ज़ आया, फिर उसके बाद एक और लफ्ज़ आया, फिर तीसरा चौथा, और पूरी आपकी बात चलती गई। और इसी तरह से दूसरे एंड से भी सवाल और जवाब होते जा रहे हैं, यानी कि आप फुल डुप्लेक्स आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अब होना क्या चाहिए कि अब ये जो चीज़ हम काम कर रहे थे एक सर्किट स्विचिंग की मदद से, तो क्या हम इसको आईपी के ऊपर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन जो आज़ादी हमें एचटीटीपी के अंदर मौजूद थी कि हमने एक एड्रेस लिखा, उसके बाद हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि थोड़ी देर में वो जवाब आएगा। इट डज टेक टाइम, आपको पता ही है कि वो एक सर्टन इसमें डिले इसमें आता है। तो जबकि ये जो डिले है ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते वॉइस के केस में। वॉइस के केस में हमें ज़रूरत है कि लगातार वॉइस हमारी जाती रहे और लगातार जवाब उसका दूसरे एंड से जब भी वहाँ से कुछ बोला जाए तो हमें सुनाई दे। ठीक है, ऑल्दो के इसके अंदर एक थोड़ा सा डिले जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो एक बात जो आपने पहले की वो बाद में पहुंचे, और जो वो बाद में की हुई बात है वो पहले पहुंच जाए। तो वो उससे फिर कम्युनिकेशन, आपकी वॉइस की कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगी या प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगी। अच्छा, फिर एक और बात ये कि अगर डिले आ रहा है और आपने वॉइस को, अभी मैं उस डिटेल में नहीं गया हूँ कि हमने वॉइस को उठाकर आईपी पैकेट्स पर डाला कैसे, ठीक है, अभी मैंने ये बात नहीं की। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने उसके ऊपर डाल दिया और ले गए, उसमें कुछ डिले आ गया। हम डिले तो फिर भी कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिटर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिटर क्या चीज़ है? जिटर ये चीज़ है कि डिले आपका एक जैसा ना रहे, डिले कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, उससे वॉइस आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगी। एक और मसला कि जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो बारहा ऐसा होता है कि हम बीच में हमारा जो पैकेट है वो लॉस्ट हो जाता है या वो फॉल्टी हो जाता है, उसमें एरर्स आ जाते हैं। तो उसके अंदर तो एक, जैसे कि आपको पता है टीसीपी के अंदर फैसिलिटी है कि वो रीट्रांसमिशन हो जाती है। वॉइस ओवर आईपी में रीट्रांसमिशन का कोई फ़ायदा नहीं है। वॉइस ओवर आईपी में रीट्रांसमिशन का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अगर थोड़ी देर के बाद एक लॉस्ट पैकेट आएगा तो उतनी देर में तो बात कहाँ से कहाँ जा चुकी होगी और कई अल्फाज बोले जा चुके होंगे और बहुत सारी मूवमेंट्स हो चुकी होंगी इन केस ऑफ वीडियो ऑल्सो, तो वो सारी मिस हो जाएंगी। तो इसमें नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो पैकेट मिस हो गया उसको मिस ही रहने देते हैं, जो फॉल्टी हो गया उसको फॉल्टी रहने देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। उसकी बजाय एक इंटरमीडिएट सा जो पैकेट है, पैकेट इंफॉर्मेशन को वो बीच में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये तो इसकी कुछ बेसिक्स हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर next slide. Let's see how does it go on.
अब आप देख पाते हैं, देख सकते हैं ये इंट्रोडक्शन की स्लाइड। कैन यू प्लीज आंसर मी यूजिंग योर माइक्स? जी सर, आ रही है ना। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं कि वॉइस ओवर आईपी क्या चीज़ है। यानी कि हम एक ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल करने लगे हैं वॉइस को भेजने के लिए, जो नेटवर्क बेसिकली डाटा को लेकर जाने के लिए बनाया गया। ठीक है, इसको हम वॉइस के लिए लेके जाना चाहते हैं, वॉइस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, अब वॉइस जो है क्योंकि ये एक रियल टाइम किस्म का इसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी, और रियल टाइम किस तरह से हो रही है इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारे पास लगातार एकूस्टिक सिग्नल्स आ रहे हैं साउंड के, उनको हमारा माइक कन्वर्ट कर रहा है एक एनालॉग सिग्नल में, और ये एनालॉग सिग्नल जो है वो लगातार इसकी सैम्पलिंग हो रही है, क्वांटाइजेशन हुई हुई है, और उस क्वांटाइजेशन के मुताबिक इसकी एनकोडिंग हो रही है, और ये वंस एंड जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अगर वंस एंड जीरोस की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है तो अब वो वाला तो सिस्टम नहीं रहा, अब तो हमने इसको आईपी के पैकेट के अंदर इसको डालना है। उसका तरीकाकार क्या होगा कि आईपी के पैकेट के अंदर जो दो हिस्से होते हैं, एक ओवरहेड होता है और एक पेलोड होता है। इस हिस्से को इस वंस और जीरोस की जो स्ट्रीम आ रही है उसके एक पोर्शन को, एक चंक को उठाएं और आईपी पैकेट के पेलोड के अंदर फिट कर, और इस पैकेट को मुकम्मल करके आगे सेंड करना। फिर अगला पैकेट लें और वहाँ से अगला चंक उठाएं और उसके पेलोड में डालें और उसको भेजें। फिर अगला चंक लें, ये चंक किसकी बात कर रहा हूँ, जो पीछे से वंस एंड जीरोस बनकर आ रहे हैं एक वॉइस से। ठीक है, एक वॉइस उसको कन्वर्ट करती चली जा रही है, वॉइस कन्वर्ट होती चली जा रही है। ठीक है, वॉइस आ रही थी एनालॉग फॉर्मेट में, उसको आपने डिजिटाइज किया यूजिंग सैम्पलिंग और फिर एनकोडिंग, क्वांटाइजेशन की, एनकोडिंग की। एनकोडिंग के बाद आपके पास वंस एंड जीरोस लगातार आते चले जा रहे हैं। अब अगला पोर्शन वंस एंड जीरोस का है जो आके इंतज़ार में बैठा हुआ था, उस इंतज़ार में तो नहीं, वो तो चलता ही चला जा रहा है, उसको आपने उठाया और एक पैकेट के अंदर आप उसके पेलोड के अंदर आपने डाल के पैकेट को आगे रवाना कर दिया। तो इस तरह से इसको आपने पैकेटाइज कर दिया पूरी वॉइस, और ये पैकेटाइज होकर ये आईपी के नेटवर्क के अंदर ट्रैवर्स करती हुई आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। आईपी के नेटवर्क में क्या कुछ होता है? आईपी के नेटवर्क के अंदर राउटर्स होते हैं जो पूरे मुल्क में या इंटरनेशनली पूरे शहर में और इंटरनेशनली इवन वो लगे हुए होते हैं, और उन राउटर्स के ज़रिए से होता हुआ आपका पैकेट दूसरे एंड तक पहुंचता है। अब जाहिर बात है कि इसके अंदर इसकी सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पैकेट पहले आ गया वो पहले पहुंचे दूसरे एंड पे, और उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद, यानी वो उसका सीक्वेंस बरकरार है। तो ये एक बड़ी अहम बात है जो कि जिसकी हमें आगे ज़रूरत है। अब देखते हैं कि हमारा वॉइस ओवर आईपी काम कैसे करता है। कंटिन्यूसली आपका ऑडियो जो है वो सैंपल होता चला जा रहा है। वी कन्वर्ट ईच सैंपल टू डिजिटल फॉर्म। हम हर सैंपल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अब ये डिजिटल फॉर्म में आ गया। अब देन वी सेंड द डिजिटाइज्ड स्ट्रीम अक्रॉस द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये जो डिजिटाइज्ड वन जीरोस की फॉर्म में जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है, इसको हम पैकेट्स में डिवाइड कर देंगे और उसको हम भेज देंगे अक्रॉस द इंटरनेट। यानी कि हो सकता है कि हमारा जो इंटेंडेड डेस्टिनेशन है, यानी कि जिसके साथ हम कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, वो अक्रॉस द ग्लोब कहीं पे अमेरिका में या कनाडा में बैठा हो। तो ये जो हमारा सिग्नल है इसको हमने पैकेटाइज किया, और इन पैकेट्स को आपने उठाकर भेज दिया किस में, ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, उसके अंदर हमने डाल के उसको भेज दिया, और ओवर द ग्लोब बहुत सारे राउटर्स से होता हुआ था वो
कनाडा में अगर किसी के साथ बात करनी है तो वहाँ का जो करीब तरीन राउटर है वहाँ तक पहुँच गया, उस राउटर से उसका जो एंड पॉइंट है जो कि उसका आईपी टेलीफोन है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ तक उसकी बात पहुँच जाएगी। ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब हम वॉइस ओवर आईपी को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। अगर आप नॉर्मल टेलीफोनी की एक्सचेंजेस और उसके सिस्टम्स को देखें तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं और बहुत कॉस्टली रहे हैं, और वो अपनी मनमानी उनकी बहुत हाई कॉस्ट जो है वो लोग पे करते हैं। और पहली बात, दूसरी बात ये कि ये जो इंटरनेट का जो एक्सेस है वो पूरी दुनिया में हर जगह तक आ चुका है। तो आप दूसरे जो तरीक़ेकार हैं, फॉर एग्जांपल स्काइप है, मैसेंजर है, या व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉल करते हैं, ये सब के सब इसके अंदर पॉसिबल है, ठीक है ना? तो ये बेसिकली वॉइस ओवर आईपी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बेस लेवल पर देखा जाए तो सिप और H.323 के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने प्रोटोकॉल नंबर्स हैं जो कि पोर्ट नंबर्स के तौर पर पहचाने जाते हैं। जब हम स्काइप की बात करते हैं तो स्काइप ये वाले पोर्ट नंबर्स इस्तेमाल नहीं करता, कुछ और पोर्ट नंबर्स इस्तेमाल करता है। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, अभी इसकी डिस्कशन का टाइम है। लेकिन पहले ये समझ लेना चाहिए कि वॉइस ओवर आईपी एक इकोनॉमिकल और इजी एक्सेस हमें दे देता है। लेकिन जब आप प्योर वॉइस ओवर आईपी पॉइंट टू पॉइंट इस्तेमाल करते हैं और ये फ्री ऑफ चार्ज होता है, बेसिकली ये नॉन कमर्शियल सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉइस ओवर आईपी प्योरली नॉन कमर्शियल है, ऐसा नहीं है। पीटीसीएल और इस तरह की जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये एक कनेक्टिविटी, एक शहर से दूसरे शहर तक कनेक्टिविटी के लिए वॉइस ओवर आईपी में अपने सारे के सारे शहर के या उस शहर के एक सर्टन अमाउंट, सर्टन परसेंटेज को उठा के उसके अंदर डाल देते हैं, वॉइस ओवर आईपी में कन्वर्ट करते हैं और राउटर्स के ज़रिए इसको सेंड कर देते हैं दूसरे एंड, और दूसरे एंड के ऊपर वो इसी तरह से रिकवर कर दिए जाते हैं, और रिकवर करके वो प्रॉपर एक्सचेंजेस की तरफ वो रिस्पेक्टिव E1s जो हैं फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। वहाँ से वो प्रॉपर स्विचिंग के बाद सही वाले जो टेलीफोन नंबर है वहाँ तक ये कम्युनिकेशन थ्रू हो जाती है। तो इसमें कई फ़वाइद हैं। अच्छा, जब इसको स्टार्ट किया गया वॉइस ओवर आईपी को, जिसमें चैलेंजेस क्या आपको फेस करने पड़े? नंबर 1 कि वॉइस ट्रांसमिशन का डिले आता है, और ये डिले क्यों है? और इन कंपैरिजन टू आवर सिस्टम, आवर PSTN, जब मैं PSTN की बात करता हूँ तो वो मैं सर्किट स्विच्ड सिस्टम की बात करता हूँ। PSTN इज़ पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, जो हमारा नॉर्मल टेलीफोन नेटवर्क है। उसके साथ जब कंपेयर करते हैं तो वॉइस ओवर आईपी के अंदर ट्रांसमिशन में डिले ज़्यादा होता है। ज़्यादा डिले होने की क्या वजह? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो डिले के अंदर अफेक्ट करती हैं। प्रोपगेशन डिले वो PSTN में भी है। ट्रांसमिशन डिले यानी कि क्या डाटा रेट बीच में आपके पास अवेलेबल है, वो एक इसके अंदर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। उसके बाद बड़ी अहम चीज़ है प्रोसेसिंग डिले, कि जिस भी राउटर से वो गुजरता है, जिस भी राउटर से वो गुजरता है, वो उसको वो वहाँ पर उस पैकेट की कुछ प्रोसेसिंग होती है और उस पर कुछ टाइम लगता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि उस पर कुछ टाइम लगता है, यानी कि इसको हम प्रोसेसिंग डिले कहते हैं। फिर हर राउटर की इंटरफेस के ऊपर जब आपका एक पैकेट पहुंचता है तो ज़रूरी नहीं कि उसको फौरी तौर पर इस पैकेट को वो एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी जाए। नॉर्मली क्या होता है, उसको एक क्यू में रख दिया जाता है और बारी बारी से तमाम जो पैकेट्स हैं उनको हैंडल किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह से एक क्यूइंग डिले भी उसके अंदर शामिल हो जाता है।
अब वॉइस और आईपी के अंदर क्या होगा, जब इस तरह का क्यूइंग डिले आ जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा डिले आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिले आएगा तो आपकी वॉइस की क्वालिटी अफेक्ट करेगी, आपकी कन्वर्सेशन उस अच्छी क्वालिटी की नहीं हो पाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि हम तमाम राउटर्स पे अगर आप इसको अफोर्ड करते हैं तो वहाँ पर वॉइस के पैकेट को प्रेफरेंस दे देते हैं, उसको प्रेफर्ड पैकेट बना देते हैं। इसको कई तरीक़ों से अप्लाई किया जा सकता है। एक इसके बेसिक प्रोटोकॉल्स के अंदर RSVP है और इस तरह के कई और प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एक IP नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किया जाए। फिर अगर हम MPLS इस्तेमाल कर रहे हैं तो MPLS के अंदर आप लेबल्स, इसके प्रेफरेंस के लिए लेबल्स आप दे सकते हैं, जिसके ज़रिए आप एक क्लास ऑफ सर्विस डिफाइन कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको आप टॉप प्रायोरिटी दे सकते हैं, VPNs को सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। उसके बाद रियल टाइम ट्रैफिक लाइक वीडियो एंड वॉइस, उसको आप थर्ड प्रायोरिटी दे सकते हैं। और फिर लास्ट के ऊपर आप छोड़ सकते हैं बेस्ट एफर्ट के लिए जो ब्राउजिंग है, यानी HTTP की ट्रैफिक को आप बेस्ट एफर्ट पे छोड़ देते हैं। बेस्ट एफर्ट का मतलब होता है लीस्ट प्रेफर्ड ट्रैफिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसमिशन के डिले को कुछ कंट्रोल कर पाते हैं बाय गिविंग अ सर्टेन प्रेफरेंस टू ऑल द रियल टाइम ट्रैफिक और द वॉइस ट्रैफिक और द वीडियो ट्रैफिक, ठीक है। वॉइस ओवर IP को इस तरह से, इस मसले से आप बचा सकते हैं। फिर कॉल सेटअप, कॉल एस्टेब्लिशमेंट और कॉल टर्मिनेशन जो कि SS7 करता था हमारे नॉर्मल PSTN के अंदर, यहाँ पर कौन करेगा? यहाँ पर इसके लिए हमें प्रॉपर सिग्नलिंग के प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि वो क्या क्या प्रोटोकॉल्स। इसके अलावा जो थर्ड चैलेंज जो सबको मिला वो ये था कि जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो है PSTN के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी क्या चीज़ है कि ठीक है, आप वॉइस ओवर IP के नेटवर्क के ऊपर काम करें, लेकिन ये वॉइस ओवर IP का नेटवर्क इट शुड बी एबल टू कनेक्ट टू आवर नॉर्मल PSTN नेटवर्क, ताकि वहाँ से आने वाली कॉल्स को ये ले सके और यहाँ से आप नॉर्मल फ़ोन के ऊपर कॉल कर सकें। नॉर्मल फ़ोन के अंदर सेलुलर फ़ोन भी शामिल है। दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो IP टेलीफोनी के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। नंबर 1 ITU, which is, as you know, International Telecommunication Union, which controls the telephony standards, ठीक है। ये टेलीकम्युनिकेशन साइड की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसने अपना एक स्टैंडर्ड वॉइस ओवर IP के लिए डिफाइन किया हुआ। सिमिलरली एक और ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जो कि IT प्रोफेशनल्स की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि TCP/IP के प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। इसने भी वॉइस ओवर IP के लिए एक सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, एक प्रोटोकॉल जो है खुद इसने डिफाइन किया। लेट्स सी व्हाट आर दोस प्रोटोकॉल्स। नाउ हमें करना क्या पड़ता है? हमें जब एक नॉर्मल टेलीफोनी आई तो उसमें क्या होगा, और ये दोनों ग्रुप्स इस पूरे प्रोसेस को एग्री करते हैं और एक ही तरीके से करते हैं। नंबर 1 क्या काम करते हैं कि ऑडियो इज एनकोडेड यूजिंग अ वेल नोन स्टैंडर्ड सच एज PCM का स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं बताता चलूँ कि PCM के अंदर नॉर्मली जो हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि आप 64 kbps का एक सिग्नल बना पाते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि 64 kbps का इन्होंने कोडेक इस्तेमाल किया। तो इसका जो स्टैंडर्ड नेम है दैट इज़ G.711, उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप वॉइस ओवर IP की बात करते हैं तो इसमें एडिशनली बहुत सारे और स्टैंडर्ड्स भी मौजूद हैं जिनको कि ये सपोर्ट करता है। आई वुड आस्क यू टू
see this table 12.1 in your book. टेबल 12.1 इसके अंदर बहुत सारे कोडेक्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे टॉप के ऊपर G.711 जो कि हमारा बेसिक PCM का स्टैंडर्ड है, इसको तो वो हैंडल करता ही है। इसके अलावा G.723 है, G.723.1 है, G.726, 728, 729, बहुत सारे और ये 7 के करीब हैं डिफरेंट कोडेक्स जिनको ये सपोर्ट करता है वॉइस ओवर आईपी सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम्स, IETF का भी सिस्टम और ITU का भी सिस्टम, दोनों इसको सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो दोनों सपोर्ट करते हैं वो है ऑडियो को किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि 5th लेयर के ऊपर एप्लीकेशन का जो प्रोटोकॉल है TCP/IP सूट में वो कौन सा होगा। दैट वुड बी RTP, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये इस्तेमाल हो रहा है हमारे 5th लेयर के ऊपर, यानी कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। अच्छा, अब होता है कि RTP मैसेज एक है, ये मैसेज असल में इसके अंदर वॉइस मौजूद है। ठीक है, इस मैसेज को एनकैप्सुलेट कर दिया जाता है UDP के डाटाग्राम के अंदर। UDP का एक ओवरहेड इसके साथ लगाकर इसको UDP का एक डाटाग्राम बना दिया जाता है, यानी कि अब आ गया लेयर 4 के ऊपर। अब ये जो लेयर 4 का पूरा डाटाग्राम आया है, इसके साथ लेयर 3 का ओवरहेड इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। जब इसको साथ मिलाया तो ये अब एक IP पैकेट बन गया। अब इस IP पैकेट ने ट्रांसपोर्ट होना है ओवर द इंटरनेट, और इसमें फ़िलहाल मुझे उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद लेयर 2 के ऊपर जाएगा और लेयर 1 पे, और फिर लेयर 1 1s and 0s की फॉर्म में दूसरे एंड तक पहुंचेगी किस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि लेयर 3 के ऊपर ही हमारी राउटिंग हो जाती है। Now let's see what other things that you need to. Just a second. Now, अब आपको पता है कि आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं लेयर 4 के ऊपर। यू कैन यूज़ UDP एज वेल एज TCP। आप TCP नहीं इस्तेमाल करते इसके लिए, किसके लिए? वॉइस मीडिया के लिए, वॉइस जो लगातार चल रही है उसके लिए आप TCP को इस्तेमाल नहीं करते, आप UDP को इस्तेमाल करते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि आप पूरे के पूरे वॉइस ओवर IP के सिस्टम के अंदर TCP को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। कुछ और चीज़ों के लिए जिनका आगे मैं जिक्र करूँगा आप TCP को भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बेसिकली जब वॉइस को आपने भेजना है तो उसके लिए आपको UDP ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वजह उसकी ये कि इसके अंदर ओवरहेड कम है। सेकेंडली आप TCP में क्या होता है कि एक अगर फॉल्टी पैकेट चला गया या पैकेट मिस हो गया तो उसको रीट्रांसमिट किया जाता है। तो रीट्रांसमिशन का इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी वॉइस ओवर IP के अंदर रीट्रांसमिशन का कोई फ़ायदा नहीं। UDP के अंदर कोई रीट्रांसमिशन नहीं होती, दैट्स वाई UDP को प्रेफर कर लिया जाता है। एक वक्त में दो RTP के सेशंस जो हैं, यानी कि मैसेज लेवल्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। एक सेंडर के तौर पे, यानी कि जिसमें IP फ़ोन आपका सेंडर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था,
और वही आईपी फ़ोन जो है वो रिसीवर के तौर पे हो रहा था फॉर इनकमिंग डाटा, यानी कि आईपी फ़ोन एक्ट्स एज अ सेंडर फॉर आउटगोइंग डाटा एंड इट एक्ट्स एज अ रिसीवर फॉर इनकमिंग डाटा। उसका मकसद क्या है कि हम एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल चाहते हैं। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है, एक ही वक्त में आप बात कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो ये जो आपकी है ना कैपेसिटी, एक वक्त में आप दोनों काम कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और उसके लिए आपका एक आरटीपी का सेशन नहीं, 2 आरटीपी के सेशन एक वक्त में चल रहे हैं। अब हमें देखना पड़ेगा, अगर आपने बाकायदा इसको टेलीफोनी के तौर पे चलाना है जैसा कि नॉर्मल आपका पीएसटीएन सिस्टम होता है, तो उसके लिए आपको इसके अंदर सिग्नलिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। सिग्नलिंग सिस्टम 7 तो आपके नॉर्मल टेलीफोनी या ट्रेडिशनल टेलीफोनी सिस्टम को हैंडल कर लेता है, लेकिन अगर आप आपके पास ये हो वॉइस ओवर आईपी, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको इसके लिए सेपरेट सिग्नलिंग सिस्टम्स जो हैं डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अब आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो रही है। अब बीच में वो जो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज थी और एक्सचेंज टू एक्सचेंज कम्युनिकेशन थी, अब वो बीच में नहीं रहेगी। अब वॉइस ओवर आईपी है और ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये बिटवीन नेटवर्क एलिमेंट्स हो रही है। नेटवर्क एलिमेंट्स कौन से होते हैं? राउटर्स और स्विचेस, जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए हैं और वो इंटरनेट का हिस्सा हैं और उनकी आपस में कनेक्टिविटी। तो इसके लिए जो और हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें कॉल सेटअप की, कॉल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कॉल टियर डाउन की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए, जैसा कि IETF और ITU अपने स्टैंडर्ड्स बनाता है, तो IETF ने जो स्टैंडर्ड बनाया उसका नाम है SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। इसी तरह ITU ने जो स्टैंडर्ड बनाया है दैट इज़ कॉल्ड H.323। इसके अलावा इन दोनों ने मिलकर भी 2 अदर प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जिनके बारे में कोशिशें की गई थी कि ये दोनों जो हैं वो दोनों किस्म के सिस्टम्स, यानी कि चाहे वो SIP मशीन्स हों या H.323 मशीन्स हों, दोनों में एक्सेप्टेबल हैं। और ये दोनों, इनके नाम थे मेगाको एंड MGCP, और ये जॉइंटली बनाए गए हैं IETF और ITU की तरफ से। अब वॉइस ओवर आईपी एक जो बड़ी अहम रिक्वायरमेंट है वो ये कि ये तो हमने इंटरनल इनकी जो कम्युनिकेशन के लिए हमने बना लिए कि जी वॉइस ओवर आईपी का अपना एक सिग्नलिंग सिस्टम बन गया, SIP बना लिया IETF ने और ITU ने बना दिया H.323। ये सिग्नलिंग सिस्टम्स बन गए और ये अपनी कम्युनिकेशन आपस में करते हैं। लेकिन एक जो अहम रिक्वायरमेंट वॉइस ओवर आईपी की होती है वो ये कि ये कम्युनिकेट कर सकता हो आपके नॉर्मल PSTN नेटवर्क के साथ। तो PSTN नेटवर्क के साथ जो कनेक्टिविटी है दैट इज इम्पोर्टेंट एंड अ बिग रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो आप ये ज़रा देख लीजिए कि आपके पास दो आईपी टेलीफोन्स हैं। अभी हम बिल्कुल इसको ब्रॉड सिस्टम के तौर पर देख रहे हैं। आईपी टेलीफोन्स हैं जो कि इंटरनेट पे मुख्तलिफ जगहों पर कनेक्टेड है। एक पाकिस्तान में कनेक्टेड है, आप लेफ़्ट वाला देख लें इस डायग्राम में, और एक राइट हैंड के ऊपर जो कनेक्टेड है वो है आईपी फ़ोन लगा हुआ है अमेरिका के अंदर, और दोनों इंटरनेट के साथ कनेक्टेड। तो इंटरनेट पे किसी और जगह पे अगर मीडिया गेटवे कंट्रोलर है जिसके अंदर ये दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो उसकी मदद से इन दोनों की आपस की कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक इसका काम क्या है? ये एक मीडिया गेटवे कंट्रोलर है। ठीक है, ये जब आईपी टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर मीडिया गेटवे उसके अंदर ही मौजूद होता है। यानी कि मीडिया गेटवे का काम क्या है? उसका काम ये है कि उसने जो वॉइस डिजिटाइज होके आई है
उसको पैकेट्स में कन्वर्ट करना है, और रिवर्सली ऑन द अदर साइड, ऑन द रिवर्स साइड, जो पैकेट्स आ रहे हैं उसने वापस उसने वंस एंड जीरोस की स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, जो कि बाद में यही जो है फ़ोन है वो उसको एनालॉग फॉर्मेट के अंदर तब्दील करके उसको एकॉस्टिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और एकॉस्टिक सिग्नल जो है वो आपके आईपी फ़ोन के ईयरपीस के अंदर चला जाता है और आप उसको सुन सकते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, दो टेलीफोन आईपी टेलीफोन्स किसी जगह पर दुनिया में लगा लिए जाएं और एक मीडिया गेटवे कंट्रोलर बीच में लगा, अब बीच में जो लगाया है मीडिया गेटवे कंट्रोलर है, इसके पास सबके एड्रेसेस मौजूद हैं, तमाम आईपी एड्रेस फ़ोन के एड्रेसेस मौजूद हैं उन तमाम के जो कि इस नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं। इंटरनेट तो एक ओपन चीज़ है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि सब के सब वहाँ पर हो जाएं, वो आपको उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा इस नेटवर्क का। और जिस वक्त आप उसका हिस्सा बन जाएंगे, फिर क्या होगा कि आईपी फ़ोन की एक रिक्वायरमेंट ये है कि इसको PSTN के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल होना चाहिए, यानी कि वो कन्वर्ट कर सके। और ये कन्वर्जन कैसे होगी, ये मीडिया गेटवेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वो केस है कि अगर आपके पास एक जगह इंटरनेट के ऊपर एक आईपी फ़ोन लगा हुआ है, लेकिन उसके ज़रिए आप एक नॉर्मल टेलीफोन के ऊपर कॉल करना चाहते हैं, या एक नॉर्मल टेलीफोन जो है जो आपके घर में PSTN लगा हुआ है, या आपका एक मोबाइल फ़ोन है, उसके ज़रिए आप एक आईपी फ़ोन को कॉल करना चाहते हैं, देन हाउ वुड दैट बी पॉसिबल? इसके लिए आपको दो एडिशनल कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, एक जिसका मैंने जिक्र कर दिया विच इज़ द मीडिया गेटवे, एंड द अदर थिंग इज़ सिग्नलिंग गेटवे। मीडिया गेटवे ने क्या करना है कि आपकी जो वॉइस है जो कि डिजिटाइज होके वंस एंड जीरोस की फॉर्म में आई है, उसको पैकेटाइज करना है, और जब पैकेट्स उसको मिले इंटरनेट की तरफ से, तो उनको वापस स्ट्रीम में कन्वर्ट करके वन जीरोस की स्ट्रीम में कन्वर्ट करके उसको बैक एनालॉग में कन्वर्ट कर दे और आपके स्पीकर के ऊपर या आपके ईयरपीस के ऊपर उसको सुना दे। इसके अलावा एक और सिग्नलिंग गेटवे की ज़रूरत है, जो कि इन दोनों पोर्शंस में PSTN की वर्ल्ड और IP की वर्ल्ड के दरमियान में, यानी PSTN के अंदर तो SS7 चल रहा है और IP के अंदर क्या चल रहा है, SIP चल रहा है या H.323 चल रहा है। ये इसके H.323 और SIP जो हैं वो वॉइस ओवर IP की वर्ल्ड के सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स। इन सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स को ट्रांसलेट होना चाहिए SS7 में, और SS7 को ट्रांसलेट होना चाहिए इन सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर। और ये कौन करता है, ये सिग्नलिंग गेटवे करता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंटरनेट और PSTN की जो दोनों वर्ल्ड्स हैं, दोनों क्लाउड्स जो हैं, इनकी आपस की कनेक्टिविटी तीन कंपोनेंट्स के जरिए है। पहला कंपोनेंट क्या है, मीडिया गेटवे, जो कि वॉइस को हैंडल करता है। दूसरा सिग्नलिंग गेटवे, जो कि कॉल सेटअप और सिग्नलिंग को ट्रांसलेट करता है PSTN से SIP और H.323 में, और H.323 और SIP से SS7 सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। इसके अलावा इसके अंदर एक मीडिया गेटवे कंट्रोलर होना बड़ा ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत हमने पीछे भी देखी थी कि जब भी एक कनेक्टिविटी किसी IP फ़ोन के साथ होनी है या वॉइस ओवर IP की कनेक्टिविटी होनी है, तो आपको एक मीडिया गेटवे कंट्रोलर ज़रूरी चाहिए। तो ये इसका कुछ बेसिक कंपोनेंट्स। नाउ लेट्स सी, अब सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं कि दो मेजर प्रोटोकॉल्स जिनका जिक्र किया है, H.323 given by ITU and SIP which is given by IETF। तो H.323 which was invented by ITU, it defines 4 elements। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स बेसिक होते हैं। एक टर्मिनल होता है, एक गेट कीपर होता है, एक गेटवे होता है, एक मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट है।
अगर नीचे से मैं ऊपर जाऊँ, जस्ट टू गिव यू लिटिल सरप्राइज, जब मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं, ये तो डेफिनेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग के काम आए। गेटवे क्या काम करता है? इट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट आईपी टेलीफोनी सिस्टम टू पीएसटीएन, हैंडलिंग बोथ सिग्नल्स, सिग्नलिंग एंड मीडिया ट्रांसलेशन। यानी कि ये जो गेटवे है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि पीएसटीएन से आईपी में, आईपी से पीएसटीएन में मीडिया को भी कन्वर्ट करे और सिग्नलिंग को भी कन्वर्ट करे। थ्योरेटिकली तो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था कि जिस वक्त हमारे पास मीडिया को है तो उसको करने के लिए मीडिया गेटवे चाहिए, सिग्नलिंग को हैंडल करने के लिए हमें सिग्नलिंग गेटवे चाहिए। लेकिन जब आप सिप का सिस्टम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर एक बॉक्स आपके पास होता है विच इज़ कॉल्ड गेटवे। गेटवे का काम क्या है कि वो दोनों सिग्नलिंग और मीडिया की ट्रांसलेशन करता है बिटवीन पीएसटीएन एंड आईपी। फिर एक चीज़ होती है इसके अंदर गेट कीपर, वो कुछ सिग्नलिंग फंक्शंस भी देता है और लोकेशन बताता है हर यूज़र की। और वो जो गेटवे का जो ऑपरेशन है, और क्या ऑपरेशन है उसका? सिग्नलिंग और मीडिया की ट्रांसलेशन। ठीक है, और बेसिकली किस लिए हो रहा होता है? आईपी सिस्टम और पीएसटीएन सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी गेट कीपर काम है। दूसरा काम क्या गेट कीपर का बताया कि लोकेशन और कुछ इसके अंदर सिग्नलिंग फंक्शन। लोकेशन बताता है कौन सा यूज़र किधर है, उसका क्या एड्रेस है। अभी हम एड्रेसिंग पे भी आते हैं कि एड्रेस से मुराद क्या है। फिर जो चौथी चीज़ है दैट इज़ टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? वो एक आईपी फ़ोन हो सकता है, एक आईपी फ़ोन भी हो सकता है, और एक आईएडी डिवाइस के साथ एक नॉर्मल एनालॉग फ़ोन भी हो सकता है। एक आईएडी डिवाइस जो है वो एक नॉर्मल टेलीफोन को, एनालॉग फ़ोन को आईपी फ़ोन में, यानी कि वॉइस ओवर आईपी के फ़ोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो होम यूजेज या स्मॉल यूजेज के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है। इसके बारे में इस चैप्टर के शुरू में आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ गिवन इन दिस चैप्टर आल्सो। चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में रॉजर एल फ्रीमैन की जो बुक है। नाउ लेट्स सी सिग्नलिंग इनिशिएशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है। इट वाज अभी तक हमने जो लास्ट स्लाइड में बात की थी H.323 की बात की थी कि उसके 4 पोर्शंस थे, 4 उसके कंपोनेंट्स थे। उसके क्या 4 कंपोनेंट्स थे? टर्मिनल आईपी फ़ोन, गेट कीपर, गेटवे और मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट। जबकि सिग्नलिंग प्रोटोकॉल जो दूसरा है जो IETF ने बनाया विच इज सिप, उसके अंदर 3 मेजर पोर्शंस होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। यूज़र एजेंट विच इज़ द आईपी फ़ोन, जैसे उसके अंदर था, इधर भी एक आईपी फ़ोन है लेकिन इसको यूज़र एजेंट बोलते हैं। या उसकी एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, यानी कि आप एक अपने नॉर्मल जो लैपटॉप है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूज़र एजेंट में बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सिप का आप सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाउनलोड करें एंड इट बिकम्स अ सिप फोन ऑल्सो। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें? लोकेशन सर्वर्स, जो उसके अंदर गेट कीपर और इस तरह करके वो इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर लोकेशन सर्वर है विच स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र्स लोकेशन और द आईपी एड्रेस। यूज़र की लोकेशन कहाँ पे है, तमाम यूज़र्स जो उसके उस एक नेटवर्क का हिस्सा हैं उनकी लोकेशन क्या है, उनके आईपी एड्रेसेस क्या है। इसके अलावा तीसरी चीज़ इसके अंदर सपोर्ट सर्वर्स होते हैं। उसमें एक प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है, रीडायरेक्ट सर्वर हो सकता है और रजिस्ट्रार सर्वर हो सकता है। इसको अभी हम एक डायग्राम के ज़रिए भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। जब हम H.323 लेकर जाते हैं तो
बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है दैट वर्क टुगेदर टू हैंडल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन के, वॉइस की कम्युनिकेशन के हैं, उनको हैंडल कर लेता है। और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल ऑडियो फ़ोन, ये तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी ऑडियो फ़ोन कॉल आप कर सकें, इसकी सिग्नलिंग कर सकें ताकि फ़ोन कॉल को सेटअप किया जाए और उसको मैनेज किया जाए और टीयर डाउन किया जाए। और इसमें अलाउ करें कि आप ट्रांसमिशन कर दें वीडियो की और डाटा की, जबकि आपकी फ़ोन की कॉल चल रही है। ठीक है जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है कि फ़ोन अब क्योंकि अब हम थोड़े से एडवांस सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं, इसमें ये हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम वीडियो को साथ अगर भेजना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं, वो ट्रांसमिट कर दें। हम डाटा को भेजना चाहते हैं तो वो साथ हम भेज दें, जबकि फ़ोन कॉल लगातार चल रही है। इसके अलावा इट शुड बी एबल टू सेंड बाइनरी मैसेजेस ऑल्सो, एंड इट शुड इनकॉर्पोरेट प्रोटोकॉल्स फॉर सिक्योरिटी। इसके अंदर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। इट यूजेस स्पेशल हार्डवेयर मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट ताकि कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो सकें। डिफाइन और फिर डिफाइन सर्विस फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन, अकाउंटिंग फीचर्स एक्सेट्रा। अब इन तमाम फंक्शंस को करने के लिए हम कौन सी लेयर्स इस्तेमाल करते हैं टीसीपी आईपी सूट के अंदर, वो इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरह क्लियर होता है। आपके पास आप 3 लेयर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। थर्ड लेयर के ऊपर जो काम करते हैं उसमें आप आईपी को तो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको रिज़र्व करना है, अपनी रिसोर्स रिजर्वेशन करनी है, एक सर्टन पोर्शन आपने अपने लिंक का इस रियल टाइम ट्रैफिक या वॉइस के ट्रैफिक को देना है, तो आपको RSVP का प्रोटोकॉल इसके अंदर चलाना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो ऑफ लेयर 3। इसके अलावा इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की आपको ज़रूरत है, विच इज़ हेल्पफुल फॉर द मल्टीकास्ट, विच हेल्प्स यू इन कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, राइट। अब आ जाते हैं हम लेयर 4 के ऊपर। लेयर 4 के ऊपर अभी आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियो को अगर देखें, ऑडियो को, रजिस्ट्रेशन को, वीडियो को देखें, ये सब के सब UDP इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है TCP को नहीं इस्तेमाल करता है। TCP को इस्तेमाल किया जाता है, TCP को भी और UDP को भी इस्तेमाल किया जाता है सिग्नलिंग के लिए, या डाटा को भेजने के लिए, या सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी भी एक रिक्वायरमेंट है आपकी, क्योंकि इंटरनेट तो एक बिल्कुल ओपन मीडिया है। इसके अंदर अगर आप इसके अंदर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये ईव्स ड्रॉपिंग हो सकती है आपकी, वो हाईजैक हो सकती है आपकी कम्युनिकेशन। ठीक है, सो यू नीड सम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आल्सो। अब देखते हैं लेयर 5 के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। लेयर 5 के ऊपर RTP और RTCP प्रोटोकॉल्स होते हैं, रियल टाइम कंट्रोल प्रोटोकॉल और रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, और इनके जो इसमें जो ऑडियो के जो मुख्तलिफ ऑप्शंस इसमें बताए हैं, ये वही ऑप्शंस हैं, और कुछ इसमें एडिशनल ऑप्शंस भी बताए गए हैं जो कि मैंने आपको रेफ़र किया है टेबल 12.1 के ऊपर। I would request you to try to figure out how does the last column of this table 12.1 is created. ये पिछली तमाम वैल्यूज़ जो फॉर एग्जांपल G.711 की वैल्यूज़ थी, उनको इकट्ठा करके आप ये 96 kbps आपने कैसे बनाया। उसके बाद G.723 के अंदर आपने 14.6 kbps कैसे बनाया। इसको ज़रा सर्च कीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिए। दिस इज़ अ स्मॉल होमवर्क दैट यू नीड टू डू and send it by tomorrow. Can you hear me right now? आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने माइक को ऑन करके।
यस सर। ठीक है, राइट, श्योर श्योर, थैंक यू। अच्छा, अब ये टेबल नंबर 12.1 है। इसके अंदर लास्ट कॉलम जो है वो आपने क्रिएट करना है विद द प्रीवियस वैल्यूज दैट आर गिवन इन प्रीवियस कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम यहाँ पर इस सामने जो आप स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड इस वक्त H.323 की लेयरिंग की आपको नजर आ रही है ना? जरा जवाब दीजिएगा। यस सर। अच्छा, इसमें ऑडियो वाला पोर्शन देखें, इसमें यही वाली मुख्तलिफ किस्म के कोडेक्स आपको, इनको कोडेक्स कहते हैं। कि किस तरीके से आपने वॉइस को डिजिटाइज किया है, ठीक है। तो जब भी आपका आप अपना गेटवे इस्तेमाल करने लगते हैं, उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपने कोडेक कौन सा इस्तेमाल करना है। G.711 करना है, H.263 करना है, 722 करना है, 72328 कौन सा वाला करना है। इसके साथ वीडियो की के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि वीडियो के अपने कोडेक्स हैं, विच आर H.261 to 323 भी के अंदर भी इसके पोर्शंस मौजूद हैं। फिर अगर आपने अपनी वॉइस कॉल के दौरान या वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान डाटा को भी भेजना है, जैसा कि इस वक्त मैं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ एक डाटा को भी शेयर कर रहा हूँ, एंड दैट इज डन ओवर T.120। T.120 भी ITU का एक प्रोटोकॉल है, एंड इट यूजेस TCP, ठीक है। यानी कि लगातार TCP भी इस्तेमाल हो रहा है। UDP मेरे वॉइस के जाने आने और वीडियो के जाने आने के अंदर जो है वो UDP लेयर 4 के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इसमें से कोई एक पर्टिकुलर ऑडियो का कोडेक और वीडियो का कोडेक इस्तेमाल हो रहा होगा। इनिशियल जब मैंने इसको रजिस्ट्रेशन की और आप लोग उसके अंदर ज्वाइन इन हुए, उसके अपना प्रोटोकॉल है। ये सब के सब प्रोटोकॉल्स लेयर 5 के यानी कि एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स। इन सब चीज़ों के अलावा जैसा कि जिक्र किया, H.235 एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योरिटी को हैंडल करता है, विच मेक्स श्योर कि आप जो मैंने एक ग्रुप बनाया है, फॉर एग्जांपल ये 70 बच्चे हैं, इसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये सब के सब तो इसके अंदर आ सकें, लेकिन इसके अलावा कोई और इसके अंदर एंटर ना कर सके। ये जो हमारा सिस्टम टीम्स का या जूम है या इस तरह के और नेटवर्क्स जो आप बनाते हैं या एप्लीकेशंस आप चलाते हैं, तो उसके अंदर सिक्योरिटी को हैंडल किया हुआ होता है। तो ये सारे के सारे फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर चल रही हैं। इसमें सिग्नलिंग हो रही है, इसमें रजिस्ट्रेशन हो रही है, ऑडियो वीडियो चल रहा है, डाटा शेयर हो रहा है, और सिक्योरिटी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। Now let's see what are the SIP characteristics. अभी तक हमने H.323 के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, अब SIP में देखें इसमें क्या। ये भी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करती है जैसे कि H.323 करती है, और ये तमाम एस्पेक्ट्स सिग्नलिंग के हैंडल करती है, यानी कि लोकेशन ऑफ कॉल्ड पार्टी, ब्रिंगिंग अ फोन, एक्सेप्टिंग अ कॉल, टर्मिनेटिंग अ कॉल, ये सब की सब चीज़ें SIP हैंडल कर लेती है एट लेयर 5 while it's sitting at layer 5। इसके अलावा ये एडिशनल सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज, इसमें कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह है, वो हैंडल कर लेती है। फिर इट रिलाइज ऑन मल्टीकास्ट फॉर कॉन्फ्रेंस कॉल्स, जैसे कि पीछे हमने उसमें भी देखा था, IGMP का हमने जिक्र किया था। तो वो IGMP बेसिकली मल्टीकास्ट का प्रोटोकॉल है। तो मल्टीकास्ट का जो है ना उसके ऊपर ये रिलाई करती है कॉन्फ्रेंस कॉल्स के लिए। तो इसके अंदर भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स की गुंजाइश मौजूद है, जो कि H.323 में भी थी। इसके अलावा इट अलाउज टू साइड्स टू नेगोशिएट कैपेबिलिटीज एंड चूज द मीडिया एंड पैरामीटर्स टू बी यूज्ड। दोनों साइड का मीडिया देखकर, उसकी कनेक्टिविटी देखकर किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर एग्री कर लेते हैं और उस सिस्टम के ऊपर ही कम्युनिकेशन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोडेक के ऊपर दोनों साइड्स नेगोशिएट करके उसके ऊपर एग्री कर लेते हैं।
अच्छा, अब बात आती है वो जो हम बात कर रहे थे एड्रेसेस की। सिप के अपने एड्रेसेस होते हैं जिनको यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स कहते हैं, और इन ये दे आर क्वाइट सिमिलर टू द ईमेल एड्रेसेस। फॉर एग्जांपल sip:bob@somewhere.com, तो ये एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर एड्रेस है। जैसे कि @ बीच में हमने डाल दिया, .com आ गया, ये मिलता जुलता है किसी ये ईमेल एड्रेस के साथ। हालांकि ईमेल एड्रेस नहीं, ये सिप का एड्रेस है। तो हम करते क्या है, हमने इसको बेसिकली कन्वर्ट कर देना है एक, क्योंकि जब इसको हमने कमर्शियली चलाना है तो हमें तो उस तरह के नंबर्स चाहिए ना जिस तरह के नंबर्स अवेलेबल होते हैं हमारे नॉर्मल PSTN सिस्टम के अंदर। अच्छा, इसके अंदर बहुत अच्छे डिफरेंट मैसेज हैं जो कि जिनके ज़रिए सारी कम्युनिकेशन होती है, सारी सिग्नलिंग होती है। और वो कौन से हैं? इन मैसेजेस को बेसिकली मेथड्स भी बोलते हैं, इनका नाम है मेथड्स। डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके अपने अपने पर्पस हैं। फॉर एग्जांपल इनवाइट है, जैसे कि नाम के से जाहिर है। फिर एक्नॉलेजमेंट है, बाय है, कैंसिल है, रजिस्टर है, ऑप्शंस हैं। तो ये सारे के सारे इसके अंदर मैसेजेस हैं जो कि सिप डिफाइन करता है। जब आप फॉर एग्जांपल एक टीम्स या जूम की तरह का अपना एक नेटवर्क आप डिफाइन करेंगे या अपना एक सिस्टम अगर आप बनाते हैं, तो वो आपको इन बेसिक मेथड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बेसिक मैसेजेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। नाउ लेट्स सी कि अगर एक यूज़र ए ने जो कि IP फ़ोन है, एक यूज़र एजेंट बी जो कि एक और IP फ़ोन है, उनको आप उनके साथ बात करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो एक टेलीफोन नंबर घुमाएगा। वो टेलीफोन नंबर के ज़रिए वो असल में वो एक कन्वर्ट करके एक DNS की क्वेरी जाएगी DNS सर्वर तक। DNS सर्वर तक सिर्फ नहीं, वो उसको जवाब दे देगा कि जी इसका एड्रेस ये है। वो एड्रेस किसका आएगा? वो प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस है जो पीछे हमने देखे। प्रॉक्सी सर्वर उसको बता देगा कि ठीक है जी ये मेरे पास अवेलेबल है, आई एम रेडी, तो ये मैं आगे आपको कनेक्ट करके देता हूँ। वो उसकी क्वेरी आगे लोकेशन सर्वर को भेज देगा। लोकेशन सर्वर उसको बता देगा कि इसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। उस एड्रेस के ऊपर जो IP एड्रेस के ऊपर जो प्रॉक्सी सर्वर जो है फिर इनवाइट भेजेगा, और उस वो एड्रेस किसका होगा? आपके डेस्टिनेशन, इंटेंडेड डेस्टिनेशन, विच इज़ यूज़र एजेंट बी। वहाँ से एक जवाब जो आएगा वो रिंगिंग टोन की सूरत में आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रिंगिंग का जो करंट है वो एक्सचेंज कोई नहीं इनिशिएट कर रही यहाँ पे, क्योंकि बीच में एक्सचेंज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पर एक्सचेंज एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए वहाँ पर वो सिर्फ उसको इन्वोक कर देगा वहाँ पर यूज़र एजेंट बी के ऊपर एक रिंगिंग, और वो उस वहाँ पर जो पड़ा हुआ फ़ोन है वो खुद अपना रिंगर चलाएगा। ठीक है, तो जबकि नॉर्मल PSTN में क्या होता है कि रिंगिंग करंट जो है वो ट्रैवल करता है एक्सचेंज से, और वो जाके एक टेलीफोन सेट के रिंगर को चलाता है। अब यही रिंगिंग टोन जो होती है ना, वो लॉन्ग टोन्स होती हैं विद स्मॉल स्पेसिंग। ये पहुंच जाएगी यूज़र ए को, ताकि उसको पता चलेगा कि ये वो उसको मिल गया। ठीक है, अब वो आगे से फ़ोन को उठा लेता है। इसने यहाँ से एक्नॉलेज कर लिया, ओके, ये ओके और एक्नॉलेजमेंट के 2 सिग्नल्स ट्रैवल किए। इसके बाद मीडिया सेशन स्टार्ट होता है और मीडिया एलोकेट हो जाता है दोनों एंड्स के दरमियान। जब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, पूरा उन्होंने अपनी फ़ोन की कम्युनिकेशन पूरी कर ली, तो उसके बाद हो सकता है फॉर एग्जांपल एजेंट बी ने जो आपका इंटेंडेड डेस्टिनेशन था उसने हैंग अप कर दिया, यानी कि उसने फ़ोन को ऑन हुक रख दिया।
जब ऑन हुक रखा तो बेसिकली सिप का एक सिग्नल गया विच इज द सिप मेथड बाय, वो प्रॉक्सी सर्वर तक आया, प्रॉक्सी सर्वर ने वापस यूज़र ए को भेजा और इसने भी ओके का सिग्नल वापस भेज दिया ताकि दोनों एंड्स को क्लियर हो जाए कि वी आर नॉट टर्मिनेटिंग आवर कन्वर्सेशन. नाउ लेट्स गो टू आवर नंबरिंग, टेलीफोन नंबर मैपिंग. जैसा कि हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं, एक ही अमेरिकन टेलीफोन नंबर लिखा हुआ ऊपर 1-613-123-4 5 6 7, ठीक है. इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं ये अच्छा अब ये लेकिन सिप का जो आईपी एड्रेस होता है, अच्छा ये जो नंबर है वन नंबर्स के अंदर 1-613-123, इसको E.164 स्टैंडर्ड नंबर बोलते हैं. अब इसको सिप क्या इस्तेमाल करता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक ईमेल एड्रेस की तरह का एक एड्रेस होता है, जैसे sip.smith@uottawa.canada.ca, इस तरह का एक नंबर या एड्रेस वो इस्तेमाल करता है जो कि सिप एड्रेस है. अब इस सिप एड्रेस को कन्वर्ट होना चाहिए इस पर्टिकुलर नंबर में, ठीक है. इन एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क जिसके अंदर PSTN भी है और IP भी, PSTN से कॉल करके IP के फ़ोन को रिंग करें, IP के फ़ोन से कॉल करके PSTN के नंबर को कॉल करें. उसमें दो मसाइल आते हैं, एक तो यूज़र आपका है कहाँ पे, दूसरा ये कि फाइंड एन एफिशिएंट रूट टू द यूज़र, के बेहतरीन रूट कौन सा है. ऐसा ना हो कि बहुत लंबे रूट और बड़े लूप्स में घुस जाएँ और उसके बाद बहुत देर में आपकी कनेक्टिविटी हो. तो इन सब को हैंडल करने के लिए IETF ने दो प्रोटोकॉल्स मतलब प्रपोज किए हैं. एक को ENUM बोलते हैं, ई नंबर्स. ई ये अच्छा बना कैसे, E.164 के नंबर्स उनकी कन्वर्जन है, ठीक है. अभी मैं बताता हूँ कि उसकी कन्वर्जन होती कैसे. फिर ट्रिप है, यानी कि टेलीफोन राउटिंग ओवर IP. ये दो यानी कि बेहतर राउट हासिल करने के लिए TRIP का प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले देखें जी ENUM. ENUM का क्या काम है कि ये कन्वर्ट करता है E.164 के फोन्स को URI के अंदर, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का जो एड्रेस है, जो इसके VoIP के एड्रेसेस हैं, उसमें कन्वर्जन करता है. और किस तरह से, यूजिंग डोमेन नेम सिस्टम टू स्टोर मैपिंग. और इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको स्टोर किया जाता है. फॉर एग्जांपल एक नंबर जो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक स्पेशल डोमेन नेम E164.ARPA में. वो किस तरह से, नंबर था आपका 1-800 डैश का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. आप सीधा भी लिख सकते हैं. ये उसी तरह है कि 0333-475-8752 इस तरह करके आप नंबर बोलते हैं ना, बीच में डैश बोलते हैं, बीच में डैश कहीं नहीं लगाते, इसीलिए ये डैश है. इसलिए उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा नंबर है. पहला 1 जो है ये अमेरिका का वो कंट्री कोड है, इसको ++1 भी बोलते हैं. और रशिया का क्या कोड है जी? कैन एनीबडी रिस्पॉन्ड टू मी? रशिया का कोड कोई बता सकता है? अपने ज़रा माइक्स ऑन कर लें, कोई गैस करें. रशिया का कोड है जी 007. ये जो आपने मूवीज़ देखी होंगी जेम्स बॉन्ड की, उसमें 007 से मुराद वो रशियन कंट्री कोड है. बेसिकली पाकिस्तान का कंट्री कोड क्या है? 0092. इंडिया का क्या है बताएं, तो बता सकता है? 061 0091. 00 दो दफ़ा हम 0 उसको, और इसको प्लस के तौर पे भी लिखा जाता है, ठीक है.
अच्छा, इसकी कन्वर्जन देखिए आखिरी लाइन में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 18005551234, इसको कन्वर्ट कैसे किया इस एड्रेस के अंदर, किस एड्रेस में, URI एड्रेस में। उसको करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आप इस पूरे नंबर को उल्टा लिखें विद डॉट्स इन बिटवीन। आखिरी नंबर ये 1234 था ना, आप पहले लिखें 4.3.2.1.5.5.5.5, उसके बाद 800 था उसका, ये 008 कर दें, .008 डॉट E164, यानी कि ये E164 स्टैंडर्ड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं .ARPA। इसमें जब आप इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो यही एक PSTN नंबर आपने कन्वर्ट कर लिया URI के अंदर। अच्छा, अब हम इससे थोड़ा सा आगे आते हैं। अब देखते हैं कि TRIP क्यों इस्तेमाल, क्योंकि आप चाहते हैं कि टेलीफोनी नेटवर्क के अंदर और IP नेटवर्क के अंदर आपको बेहतर राउटिंग मिले, आपको ऑप्टिमल राउटिंग मिले, बजाय इसके कि आप राउट्स अपने बहुत लंबे लंबे राउट्स हों और उससे आपकी इनफेक्टिव किस्म की कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो ये एक और प्रोटोकॉल जो कि डिफ़ाइन किया हुआ है SIP के अंदर बाय IETF, इट इज़ कॉल्ड ट्रिप, विच इज़ इसका जो ज़रूर क्या काम करता है, इट फाइंड्स आउट अ यूज़र इन एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क, it is used by location server or other network elements to advertise routes। इसमें उसी तरह से route advertisement का कॉन्सेप्ट है, यानी कि टेबल्स सब जो एलिमेंट्स हैं वो मेंटेन कर लेते हैं कि एक एड्रेस कहाँ पर मौजूद है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स है। कौन सा प्रोटोकॉल आप एक्सेप्ट करते हैं, H.323 करते हैं, इसको वो कर लेता है। और ये करता क्या है कि पूरी दुनिया को ये IP टेलीफोनी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स के अंदर तकसीम कर देता है ताकि उनको लोकेट करने में आसानी हो जाए। तो ये डोमेन्स डिफाइन की हुई है। अच्छा, अब ज़रा हम देख लें कि एक एडवांटेज जो हमारे नॉर्मल टेलीफोन का इसके ऊपर है वो क्या है कि हमें एक नॉर्मल टेलीफोन को अलहदा से कोई अडेप्टर के ज़रिए पावर अप करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि एक IP फ़ोन को सेपरेटली पावर देनी पड़ती है। वजह उसकी ये कि इसको किसी किस्म का कोई जो पावर है, फॉर एग्जाम्पल रिंगिंग करंट के लिए जो वोल्टेज है वो एक्सचेंज से नहीं भेजी जाएगी, इसके अंदर कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है, जो कुछ करना है वो इसी नहीं करना। तो इसलिए इसको एक सेपरेटली पावर अडेप्टर की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी ये कोशिश हो रही है, several mechanisms are proposed to integrate power supply to the telephony connections also। तो ये भी एक बात है। अच्छा, इसको अब सारे को समराइज़ करें। IP टेलीफोनी और वॉइस ओवर IP रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस टेलीफोन कॉल्स ओवर IP नेटवर्क, यानी IP नेटवर्क के ऊपर आप वॉइस टेलीफोनी की कॉल्स को भेज सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है और चैलेंजेस इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, और ये चैलेंजेस की एक पूरी लिस्ट दी हुई है। प्लीज़ नोट द टोटल लिस्ट इज़ गिवन एट page 485 of your book. This book, Telecommunication Systems Engineering by Roger L. Freeman, 4th edition, page number 485, and this is chapter number 12, Voice over IP, page 485। इसके ऊपर वो challenges हैं जो कि इसके अंदर आपको फेस करने पड़े जब वॉइस ओवर IP को इस्टेब्लिश किया गया। कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर असल में क्या है, वो सिग्नलिंग की है, लेकिन दोनों ने ऑर्गेनाइजेशंस ने, यानी कि ITU ने और IETF ने, बोथ हैव proposed their signaling standards। फॉर एग्जांपल H.323 ITU ने
किया हुआ है और सिप जो है वो IETF ने किया हुआ है। बोथ आर competing to be recognized number one signaling protocols, लेकिन दो और प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताए हैं, मेगा को एंड MGCP, जो कि दोनों ने मिलकर बनाए, लेकिन वो अभी तक उतनी अहमियत नहीं हासिल कर सके जितनी के H.323 के पास, H.323 के पास सेपरेटली और सिप के पास सेपरेटली। ठीक है, तो ऑल्दो अब जितने भी सिस्टम्स आ जाते हैं उनमें लिखा होता है कि MGCP ये सिप की मशीन है, H.323 की मशीन है, और इन एडिशन टू दैट मेगा को और या MGCP को भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा हमने ये देखा है इसमें कि H.323 और सिप जो हैं ये दोनों सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से कॉल सेटअप और मैनेजमेंट की जा सकती है। सिप का काम क्या है कि का तरीका क्या है कि ये सेवरल सर्वर्स होते हैं इसके पास जो कि कई एस्पेक्ट सिग्नलिंग के हैंडल करते हैं। फिर हमने दो प्रोटोकॉल्स देखे थे, ईनम और ट्रिप। ईनम का मकसद क्या था कि नॉर्मल जो हमारे PSTN के टेलीफोनी नंबर्स होते हैं जिनको कि E.164 टेलीफोन नंबर्स होते हैं उनको URI के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ईनम उसको कन्वर्ट कर सकता है। फिर एक प्रोटोकॉल हमने देखा था TRIP which provides routing among IP telephone administrative domains। इसमें administrative domains पूरी दुनिया के अंदर डिफाइन कर दी गई, ठीक है, और ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है which is लेकिन ये हर किस्म के सिग्नलिंग प्रोटोकॉल को हैंडल कर लेता है। फिर आखिर में हमने ये देखा था कि IP टेलीफोन जो हैं वो एक्सटर्नल पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं, while normal PSTN phones do not. With this, we come to the end of this topic. I would recommend you to read this chapter number 12 also, which starts at page number 483 in your book. So please study that. And one small assignment that I have already given, I would repeat that. Just find out how do we come up with the last column of table 12.1. How do we calculate it from the previous values given in that particular row? You have to find it out for all these codecs, right? ठीक है जी, यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगा दी हुई है, ज़रा जवाब दीजिएगा फ़ोन पे, माइक ऑन करके ज़रा जवाब दीजिए। आपने अटेंडेंस लगा दी है सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, यस सर, लगा दी। आज की जो कम्युनिकेशन है, आज की जो ऑनलाइन हमारी डिस्कशन है, ये कुछ समझ में आई है या इसमें फर्दर अगर कुछ है तो मुझे बताइए। यस सर, आइए सर। अच्छा, इसमें मैंने इसका लेक्चर भी पूरा रिकॉर्ड करके मैंने उस पर अपलोड पे लगाया हुआ था। आई होप कि अपलोड कंप्लीट हो चुका होगा। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको व्हाट्सएप पर भी वो मैं भेज दूँ अगर उस पर जा सकता है, वरना उसको मैं यूट्यूब पर डाल के उसका जो एक्सेस करने के लिए आपको लिंक मैं दे दूँ, ठीक है, वो भी दे दूँगा ताकि वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आपको लिंक उसका SS7 का भी कंप्लीट है तो वो भी मैं आपको दे दूँगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।